थाने शहर में मौजूद है, वो थाने शहर जिसे मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है, वो थाने शहर जिसने जून 2022 में महाराष्ट्र में राजनीति की उथल पुथल देखी थी, वो शहर जहां से एकनाथ शिंदे यहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो लोकसभा के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। शरद पवार का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है और इस समय शरद पवार से मिलने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। आपने देखा ही होगा कि बारामती में यहां पर शरद पवार को पहले टारगेट किया छगन भुजबल ने, उसके बाद पुणे वो मिलने के लिए गए। उसके बाद सुनेत्रा पवार भी मोदी बाग में पहुंची जहां पर पवार का घर है। बाद में उन्होंने कहा मैं शरद पवार की बहन से मिलने गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि मधुकर पिचड़ भी शरद पवार के साथ आने वाले हैं। आने वाले समय में यानी महज 3 महीने के भीतर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में माहौल जो महाराष्ट्र का है वो गर्माता जा रहा है। थाने की जनता हमारे साथ मौजूद है, इन जनता से पूछते हैं कि आखिरकार क्या लगता है उन्हें। इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि शरद पवार एक नाम महाराष्ट्र का एक बड़ा नाम है, स्ट्राइक रेट लोकसभा में सबसे अच्छा दिया है, अब उनके पास लोग जाने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? स्ट्राइक रेट तो देखा है तो हमारे सीएम साहब शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट अच्छा है। जो भी है वो तो उनकी घर की अपनी फैमिली के साथ उनका संबंध क्या है क्या नहीं, उसमें तो हम लोग कुछ इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। जो उनके घर का परिवार है, मैं इसके बारे में शब्द हम तो सीएम साहब के बारे में बोल सकते हैं, जिन्होंने 2022 में जो 2 साल के अंदर जो करके दिखाया है वो तो सारी दुनिया देख रही है। खाली महाराष्ट्र में नहीं पूरी इंडिया देख रही है। जो 24 घंटे में 18-20 घंटे काम करने वाले आदमी हैं, जिन्होंने घर घर में आज कोई गरीब लोग है कितनी योजना निकाल रहे हैं, कोई सीनियर सिटीजन के लिए अभी बहनी इतने योजना निकाल रहे हैं, बहुत कुछ है। लाडली बहन है पर कहने लाडली बहन तो देख रहे हो अभी आप घर हर गरीब आदमी को मिल रही है, 1500 रुपये हर महीना मिलने वाला ही है। वो तो आप देख रही है। हमारे जो शरद पवार का परिवार है वो उनका अपना वो खुद देखेंगे, हम तो उसके बारे में बोलने तो लेकिन एक बात है, उस परिवार का एक हिस्सा आपकी शिवसेना बीजेपी के सरकार में भी है और कहीं ना कहीं अजित पवार के बारे में ये कहा जाता है, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अजित पवार पनौती है शिवसेना बीजेपी गठबंधन के लिए, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं शब्द यूज नहीं कर सकता है, क्यों ये उनकी खुद का परिवार का संबंध है। मैं उनके बारे में हम तो साहब सीएम साहब के बारे में बोलेंगे, जो जिन्होंने पूरे 24 घंटे में 18-20 घंटे काम कर रहे हैं, वो जो सब दुनिया देख रही है ना। ऐसा इंडिया में ऐसा मगर सीएम शायद मिलेगा भी नहीं। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के हर चीज़ छोड़ के रात दिन सेवा करे लोगों की। क्या आपको लगता है कि शिवसेना बीजेपी को जो नुकसान हुआ है इस लोकसभा में अजित पवार साथ आने से हुआ है? ये कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन देखिए अभी जो शिंदे साहब काम कर रहे हैं इस वो तो है, शिंदे साहब के ने बताया, लेकिन आप बताइए अजित पवार का फायदा है क्या? नहीं, नुकसान ही है ना? नुकसान ही है। तो आपको क्या लगता है विधानसभा में वो साथ चाहिए नहीं चाहिए, खुल के बताइए। देखिए अभी हम ये कह नहीं सकते कि किसको साथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे जी जो कर रहे हैं ना, एकनाथ शिंदे जी आने चाहिए बस। हाँ, और एक बात है, रोना ये है महायुति का कि वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे आपके भाई साहब। शिवसेना के बीजेपी को वोट जा रहे, बीजेपी के शिवसेना के जा रहे, एनसीपी अजित पवार के लोग आपको वोट ही नहीं कर रहे। वो बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन आने तो एकनाथ शिंदे साहब भी चाहिए। हाँ, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे भाई साहब। वोट ट्रांसफर जो बीजेपी का जो चल रहा था साहब के साथ में, वो तो सबको दिख ही रहा है ना, तो दुनिया के सबको सामने नजर ही आ रहा है। पर मैं इसके बारे में कमेंट नहीं। लेकिन आप शिवसेना बीजेपी एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करते हैं, अजित पवार के कार्यकर्ता और नेता नहीं करते, क्यों? थाना में तो उनका कुछ इधर खास कुछ है भी नहीं ना। थाना में उनका क्या है, कुछ नहीं है। मतलब जो भी है तो आप बीजेपी शिवसेना का ही ज्यादा मोस्टली है। पर अजीत पवार साहब के बारे में उनका अपना है घर परिवार, उनके उसके बारे में ज्यादा सब कमेंट नहीं करता। भाई साहब आपका नाम क्या है? गजानन चौधरी। अच्छा गजानन जी, हमें बताइए कि जो शरद पवार जी है, अब उनकी याद आने लगी है महाराष्ट्र के नेताओं को, जिन्होंने 2019 में शरद पवार जी का साथ छोड़ दिया था। अब कहा यह जा रहा है कि मधुकर पिचड़ भी जाएंगे उनके पास। सबसे पहली शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पर विजय सिंह मोहिते पाटिल ने। अब बताइए सर। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज पवार साहब ने महाराष्ट्र में लोकसभा में 10 सीटें ली थी, 10 में से 8 तो हमारी आ ही गई। एक्चुअली 10 की 10 आती थी अगर सामने वाले को सेम चिन्ह थोड़ा सा सिंबल के वजह से वो दौड़ गई। और पवार साहब को जिसने जाना उसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता। पवार साहब है। मतलब इस बार भी खेला करेंगे विधानसभा में? अभी देख लो आप, सामने मैदान है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि लोग कितना पवार साहब को मिलने क्यों जा रहे हैं? सुनेत्रा पवार भाभी भी गई थी, आपके छगन भुजबल भी गए हैं और भी लोग इंतजार में हैं। अगर हर एक का कुछ काम रहेगा तो जाएंगे ना।
अभी अगर मेरे को किसको मिलना है, आपको मिलना है, तो मैं आपके पास भी आ सकता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है जो छोड़ के चले गए हैं उनको वापस लेना चाहिए? वो सांप के ऊपर है, सांप पे डिपेंड करता है, सांप क्या दिमाग में क्या है वो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन आपके क्योंकि राज ठाकरे भी एक बार बोल चुका है कि वो एक अदृश्य शक्ति है, तो वो उसको कोई समझ नहीं पाने के लिए इतना बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन आपके जैसे कार्यकर्ता ही पार्टी को बड़ा करते हैं, लेकिन जिन्होंने पार्टी के साथ चुनाव चिन्ह लेके गए, पार्टी का नाम लेके गए, उनको वापस लेना चाहिए? वो तो मैं बोला ना आपको कि साहब जो बोलेंगे या नहीं, कार्यकर्ताओं की सबसे बताइए, आपको क्या लगता है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? वो साहब ही बोलेंगे क्योंकि अच्छा, साहब बोलेंगे। अबे आप हमें बताइए कि ये जो दिख रहा है महाराष्ट्र में पवार का जादू फिर से चलने के लिए वो नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी एनसीपी के कार्यकर्ता है वो शरद पवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अजित पवार से कार्यकर्ता दूर भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? कसं आहे महाराष्ट्रामध्ये एक हिंदी कैसा आहे, महाराष्ट्र में एक कहावत आहे, दिल्लीचाही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. आणि पवार साहेबांचं असं आहे ना की पवार साहब का ऐसा है ना कि देश का राजकारण हो या महाराष्ट्र का राजकारण हो, वो एक ही नाम पे खत्म होता है, शरद पवार. चाहे वो कुछ भी हो जाए, पवार साहब को जिन्होंने जाना ना वो आदमी सबसे हाई लेवल पे गए हैं. और इस साल जो आने वाले विधानसभा चुनाव है वो चुनाव में पवार साहब महाविकास आघाड़ी की सरकार बिठाएंगे. आपको क्या लगता है कि अजित पवार को साथ में रखना चाहिए शिवसेना बीजेपी ने या नहीं रखना चाहिए? देखिए वो तो उनका पार्टी का अंतर्गत मामला है, और जहाँ तक रही शरद पवार जी की बात, निश्चित रूप से शरद पवार महाराष्ट्र में लगभग 50 सालों से सक्रिय राजनीति में है, और अधिकतर ऐसे महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं वो उनके कभी न कभी उनके अच्छे संबंध उनसे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं. और आज का जो राजनीतिक समीकरण है उसके अंदर शरद पवार की सबसे बड़ी अहम भूमिका है, तो लोगों का आकर्षण स्वाभाविक है उनकी तरफ. उनको भटकती आत्मा कहा था पीएम ने, अब उसका तो जनता ने जवाब दे दिया है, अब इसमें कुछ बोलने लायक तो है नहीं. अंतिम जो है फैसला जो है वो जनता करती है, और जनता ने इसका करारा जवाब, सटीक जवाब दे दिया है. अच्छा, आपका नाम बताइए. डॉक्टर राममूर्ति. अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं तो हमें बताइए कि डॉक्टर साहब चुनाव अभी सर पर है विधानसभा के, अजित पवार से कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि विधान परिषद चुनाव में अजित पवार ने अच्छा करके दिखाया, वो परिषद की चुनाव है, लेकिन जब जनता वोट करती है तब वो चाचा भतीजे में ज़्यादातर चाचा के पास जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, इस भारत की राजनीति में सबको पता है कि शरद पवार एक विश्व पितामह का रोल है उनका इतना 50 सालों का इतिहास है और एक मजे हुए खिलाड़ी हैं. अब वो अजित पवार यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, और वहाँ जाके कौन सा तीर मार लिया भी आप ही बताएंगे, मुझे तो पता नहीं है. तो अब एक शरद पवार जैसा गुरु पिता तुल्य उनको छोड़ के भाग गए, तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी में लोगों को लग रहा होगा कि आदमी कभी हमको भी धोखा देगा, पता नहीं. और जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ उस रिजल्ट से तो साफ हो गया है कि भाई अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है ज़्यादा, और कांग्रेस हो और इंडिया अलायंस जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आगे भविष्य में करेगी. अब ये लोग इतने बेशर्म हैं, मैं इस भाषा में कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि इनको इंडिया बोलते शर्म आ रही है. INDA ये इंडी बोलते हैं, यहाँ तक कि आपके पत्रकार या एंकर भी इंडी बोलते हैं. इंडिया का स्पेलिंग और इंडी का स्पेलिंग क्या है ये समझना चाहिए. मतलब आप किसी को पप्पू बना के, किसी को कुछ बना के नहीं चले गए. अब लोगों को पता चल रहा है कि यथार्थ में लोगों का भला कहाँ. मतलब चाचा इस बार भतीजे को भारी पड़ेंगे? ऑफकोर्स विश्व पितामह भारी पड़ने ही वाले हैं, और सबको पता है. ये कालखंड है, जैसे अभी बरसात का मौसम है, बरसात नहीं आ रही है, ये हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन जब आएगी तो छतरी लेना पड़ेगा. तो अब ऐसा मौसम तैयार हो गया है कि बिना छतरी बिना सहारे की काम नहीं चलेगा. मतलब पवार का मौसम है, शरद पवार का. शरद पवार का इंडिया का मौसम है, इंडिया का मौसम है, शरद पवार का मौसम है. और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है. भाई साहब, हमें एक बात बताइए कि अजित पवार ने बारामती में जब चुनाव लड़ा था उनकी बीवी ने, तब उन्होंने भाषण में कहा था कि अगर मेरी बीवी चुनाव हारती है तो मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा. अब उनके छोटे बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है. क्या कहेंगे अजित पवार के बारे में, क्या लगता है शरद पवार के बारे में आपको? देखिए शरद पवार तो गुरु है उनका, चाचा है, उससे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इतने सालों से वो शरद पवार ही है महाराष्ट्र में, करता काफ़ी समय से वही है. तो अजित पवार से ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो अगर पार्टी के लोग उसके पास जा रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि ये संभाल सकते हैं पार्टी को. और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं. हमने देखा कि
कुछ कार्यकर्ता शिवसेना जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, वो नाराज चल रहे हैं अजित पवार से। वो कह रहे हैं कि भाई साहब इनके वोट हमको ट्रांसफर नहीं हो रहे लोकसभा में। अब विधानसभा में यही हाल रहा तो नुकसान शिवसेना बीजेपी का होने वाला है। क्या लगता है चाचा भतीजे में कौन सबसे आगे रहेगा? ऐसा है, हमको ज़्यादा इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। हमारा इंटरेस्ट है कि कोई कुछ भी, हमारे सब मंत्री जितने भी हमारे राजकारण वाले नेता हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनको, जो भी कुछ करें महाराष्ट्र के लिए प्रगति हो। महाराष्ट्र इंडिया में नंबर 1 कहलाता है और आज महाराष्ट्र थक रहा है धंधे में, देखिए हर चीज़ में। तो मेरा सब राजकारण जो नेता है उनसे रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र के बारे में सोचिए। अच्छा, मतलब राष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए सोचिए। ये पर्सनल मैटर तो क्या है, चलते रहते हैं, ये वो सब हमको आइडिया नहीं है इतना। आप बताइए कि अजित पवार और शरद पवार में बात करें, अजित पवार के साथ जो कार्यकर्ता है ना, वो अभी धीरे धीरे सटक रहे हैं हाथ से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये तो उन लोगों का इंटरनल होगा, कुछ हम लोगों को आइडिया नहीं लगता है बाहर से। लेकिन यह है कि हाँ, जो काम करना चाहिए वो हम लोग का एक्सपेक्टेशन मीट होना चाहिए, चाहे जो भी हो। हाँ, कौन भारी है, चाचा है या भतीजा है, आपको क्या लगता है? अब देखिए, इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आपने लोकसभा के तो नतीजे देखे होंगे आपने, 10 में से 8 सीटें चाचा ने ले ली और भतीजे की 4 में से 1 ही आ गई। हाँ, लेकिन उस कंडीशन में क्या है ना, वैसे तो देखें तो चाचा भतीजा में उन लोगों का बहुत पहले से भी चला आ रहा है, सब अच्छे से भी रहे। अभी अब लोगों ने अपना अलग अलग कार्यभार संभाला है, तो अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन क्या करेगा आगे चल के। क्यों कहना मुश्किल है? एक तो साइड लीजिए, किसकी, चाचा या भतीजे की? कोई वोट तो करते होंगे ना। वोट तो करते होंगे ना, कि कोई तो पसंद होगा चाचा या भतीजा। आपको क्या लगता है कौन अच्छा कर सकता है? देखिए, इसमें तो ऐसे चाचा को उसको ज्यादा लगता है करके। हाँ, पल्ला भारी। यस, चाचा का पल्ला भारी। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि अजित पवार और शरद पवार दोनों में से अगर देखें तो इस बार विधानसभा में किसका जादू आपको लगता है चलेगा? पवार का आएगा। क्यों, क्या लगता है? वो तो पहले से राजगुरु है, उनको सब पता है, पॉलिटिकल किंग है वो, तो उनको सब कुछ पता है। उनके सिवा कौन जान सकता है भारत की राजनीति के बारे पे? बहुत अच्छे काम कर रहे, पहले कर चुके हैं, वो ही आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि जो वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं ना, तो नीचे देख के वो बता सकते हैं कि हम कौन से तहसील में और कौन से गांव में हैं। इतनी राजनीति की जानकारी शरद पवार को महाराष्ट्र के बारे में है और ये लोग भी मानते हैं। आइए, आप मुझे बताइए कि क्या लगता है इस बार विधानसभा में क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम सचिन काशिद है। मैं शिंदेगढ़ से हूँ, शिवसैनिक हूँ मैं। मेरी उम्र 40 साल है। मैं सातारा, कराड़, कोल्हापुर, पूना, आज थाना में स्थायिक हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ, मेरे 40 साल में पवार के नाम, चाचा भतीजे का नाम सुनता रहा हूँ। अभी सबने बयान यहाँ पर दे दिया है। तब से देख रहा हूँ, मेरी 40 साल उम्र हो गई, मैंने बदलाव कभी नहीं देखा शरद पवार साहब के। उनके ग्रुप में ही काम कर चुका हूँ। लड़का 15 साल सातारा, लक्ष्मण पटेल खासदार, आमदार, उनके ही ग्रुप में का लड़का हूँ मैं। मेरा कहना ये कि एक वर्ग को खाली आप इंडिविजुअल आप सपोर्ट करते हैं, बाकी वर्गों को आप पैर के नीचे चलाते हैं। वो 40 साल पहले उन्होंने खंजर में फोटा था, वही उनके भतीजे ने किया है। लेकिन भतीजा अभी इस समय बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए। पिताजी अपने चाबियां अपने बेटे के लड़के के हाथ में देती है। एक कहने की जरूरत नहीं, हर घर में कहानी है। हर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब। वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वोट नहीं मिल रहे हैं ना आपके अजित पवार के। अजित पवार के वोट नहीं मिल रहे। अभी देखो, ये अंदर से कुछ चीजें रहती हैं, मिलाप रहते हैं, एक दूसरा, ये रस्सी खींच का मामला रहता है। राजनीति रस्सी खींच, कितने भी अपन एक्सपोज हो यहाँ, कितना भी अच्छा काम करे, पीछे खंजीर खोपने का काम ये बरसों से चला आता है। लेकिन तो ये होना नहीं चाहिए। ये थी थाने की जनता। और कुछ जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम थाने शहर में मौजूद है। इस शहर को कहा जाता है तालाबों का शहर। कुछ लोग नए हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनको क्या लगता है, आगे क्या होगा। और चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है महाराष्ट्र में, लोकसभा में तो चाचा ने प्रूफ करके दिखाया कि चाचा भतीजे से कई कदम आगे हैं। अब बात करते हैं, आप हमें बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं वो नाराज चल रहे हैं अजित पवार और उनकी पार्टी के चलते। खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक अखबार ने कहा है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इसलिए हारी है क्योंकि अजित पवार उनके साथ में आए थे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।
कुछ लोगों का आकलन हो सकता है कि उनको लगता होगा कि अजीत पवार के जो वोट है, उनकी जो वोट बैंक है वो ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें ट्रांसफर नहीं हुए, मगर ऐसा आम कार्यकर्ता को किसी को नहीं लगता है। हमको आने वाले विधानसभा के चुनाव में अजीत पवार जी का फायदा ही होगा। और ये जो बीच बीच में लोग शरद पवार जी से मिल रहे हैं, इसको मेरे को लगता है कि ये राजनीति में कुछ सत्ता लोभी लोग रहते हैं, वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं। इसलिए उनको आने वाले विधानसभा में कुछ आशा दिख रही है कि उनको लगता होगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आ सकती है, इसलिए वो उनके पास जाके कुछ अपने लिए वहां पे बंदोबस्त करने के चक्कर में रहेंगे, इसलिए कुछ लोग उनसे मिल रहे हैं। मगर मेरे को नहीं लगता है कि विधानसभा में महाविकास आघाड़ी का सरकार आएगा, यहाँ महायुति का सरकार ही महाराष्ट्र में विधानसभा में आ जाएगा। शरद पवार की पार्टी में जो लोग 2019 छोड़ के चले गए थे, मधुकर पिचड़ हो और भी लोग हैं, वो सब शरद पवार से मिलने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। क्या लगता है शरद पवार इस बार खेला करेंगे? शरद पवार सर सबसे सीनियर है महाराष्ट्र के, सभी प्रश्नों के उनको अच्छी से जान है, तो उनको लोग उनसे तजुर्बा लेने के लिए भी सब जा रहे होंगे। इसलिए महायुति और महाविकास का बोल नहीं सकते अभी भी। लेकिन ये जो जात का प्रश्न चल रहा था उनके लिए ही भुजबल साहब गए थे उधर पूछने के लिए। कहा तो ये जा रहा है कि भुजबल साहब नाराज चल रहे हैं, इसके लिए पवार साहब से वो मिल रहे हैं। वो तो अभी इंटरनल क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से वो दोनों मिलकर अगर ये जात का ओबीसी और मराठा का प्रश्न छूटेगा तो बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में ये जो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन छूटना चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से शरद पवार से लोग नेता मिल रहे हैं, भुजबल तो नाराज ही चल रहे हैं, भुजबल ने खुद कहा मुझे सांसद बनना था, नहीं बनाया, तो ये मुलाकात का मतलब क्या निकाला जाए? आप देखेंगे महाराष्ट्र का जो राजकारण है उसमें यशवंतराव चौहान उनके बाद अगर देखने जाएंगे तो शरद चंद्र जी पवार ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद इधर से जब वो एमपी बने तो वीपी नरसिंह राव जी उनके इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर थे। बाद में अभी पिछली जो सरकार थी 10 साल पहले, उसमें वो मिनिस्टर थे। मीन्स इतने अच्छे अच्छे पद उन्होंने जो लिए हैं। और देखने जाए तो महाराष्ट्र का राजकारण 2 ही फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। एक तो है ठाकरे फैमिली, दूसरी है पवार फैमिली। और पवार जी जो आज लोग बोलते हैं कि विश्वगुरु जी है एक, तो विश्वगुरु भी उनको गुरु मान चुके हैं। तो हर सवाल का जवाब जिसके पास है उसके पास सब जाएंगे ही। तो क्या आपको लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे अजीत पवार की पार्टी धीरे धीरे खाली होती जाएगी? मुझे तो लगता है खुद अजीत पवार जी भी आ जाएंगे, क्योंकि कल ही उनकी मिसेस वहीनी जो है सुनेत्रा वहीनी, वो खुद जाके पवार साहब से मिलके आई है। तो आएंगे तो अच्छा ही है। बीजेपी लोगों ने बीजेपी को नकारा है। आप देखेंगे एमपी इलेक्शन में उनकी हार कितनी, जो 22 पे थे 7 और 8 9 पे आ गए। तो इससे पता चल जाता है कि महाराष्ट्र की जनता आज बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी ने जो आज तक उनको जितने जुमले दिए वो जुमले से अभी परेशान है। इधर से पैसा निकालने का, उधर से देने का, अभी नया योजना निकाल रहे हैं। आपके पास इतना कर्जा बढ़ चुका है, इतना कर्जा होने के बाद अगर आप फ्री में कुछ देंगे, फ्री में जरूर देना चाहिए, लेकिन कभी जब आपके पास कुछ सरप्लस हो। लेकिन ये कुछ नहीं है आपके पास, नियोजन शून्य, पूरा नियोजन जो है वो जीरो है। और इतना जीरो नियोजन पे आप अगर ये सब कर रहे हो तो महाराष्ट्र को आप बिहार और यूपी के पीछे लेके जाने का काम कर। बड़ी बात कह दी इन्होंने। ये कह रहे हैं कि भविष्य में ये भी हो सकता है कि अजीत पवार खुद शरद पवार से मिलने आएंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि लोकसभा चुनाव के अंदर शरद पवार जी को भटकती आत्मा कहा था, आप तो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, 10 में से 8 सीट। अब विधानसभा की बारी है, क्या कहेंगे? कैसा है कि एक्चुअल ये जो बात प्रचार में मोदी जी ने कही थी, वो जो स्तर था वो एकदम नीचे उनका स्तर गया था। और उसका जवाब जो है महाराष्ट्र की जनता ने दिया। महाराष्ट्र का राजनीति अगर हम देखेंगे तो पूरी राजनीति गए 50-60 सालों से शरद पवार के ऊपर केंद्रीभूत हुई है। और इस ऐसे में उनको भटकती आत्मा कहना, हाँ, ये कहीं तो महाराष्ट्र के मराठी लोगों के दिल में लगा। और उसकी परिणति जो हुई कि उन्होंने अपना 80% परफॉर्मेंस दिखाया। आप क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि तेरी हर एक वार पे पलटवार हूँ मैं, यूं ही नहीं कहलाता शरद पवार हूँ मैं। क्योंकि इस महाराष्ट्र में और भारत में बीजेपी खाली जाति के, धर्म के, पंथ के और संस्कृति की राजनीति कर रही है। युवाओं में मुसलमान समाज में दहशत का वातावरण निर्माण कर रही है, जाति भेद निर्माण कर रही है और द्वेषपूर्ण वातावरण महाराष्ट्र और देश में चल रहा है। और महाविकास आघाड़ी की सरकार इस महाराष्ट्र में आने वाली है
राहुल गांधी जी की सरकार इस महाराष्ट्र में आने वाली है, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार आने वाली है और इस जातिवादी जो सरकार है उनको गिराने वाली है। और उसके साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम युवाओं के लिए बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। बेरोजगारी के वजह से युवा पीढ़ी बेहाल है। पकोड़े तलने को हमें कहा गया है, लेकिन नौकरियां सरकार हमें दे नहीं रही है। लेकिन आप कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दे रही है सरकार। वो लालच दिया जा रहा है, 3 महीना दिया जाएगा विधानसभा से इलेक्शन तक। इनडायरेक्टली सरकार के सब भागों को एकत्रित करके हर महिलाओं तक 3000 रुपया पहुंचाया जाएगा कि हमको वोट दो करके। वोट देने के बाद में ये सरकार उनको भूल जाएगी। जो मणिपुर में हो रहा है वो महाराष्ट्र में होने के लिए वक्त नहीं लगेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर इस महाराष्ट्र को कोई सही तरीके से चला सकता है तो महाराष्ट्र के ऊपर प्रेम रहने वाला महाविकास आघाड़ी का सरकार चला सकता है। हर एक उद्योग, हर एक धंदा ये लोग गुजरात में लेके जा रहे हैं और महाराष्ट्राचे आम्ही मराठी माणसं ही फक्त रस्त्यावरती राहिलेली आहेत, रस्ते के ऊपर आए, हमें रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम पूरा युवा पीढ़ी, महाराष्ट्र का हर एक युवक ये महाविकास आघाड़ी के साथ में है, क्योंकि वो जाति की राजनीति नहीं करती है, वो विकास की राजनीति करती है। इनकी अलग राय है, महाविकास आघाड़ी के साथ है। आप हमें बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है देवेंद्र दिवेकर। अच्छा देवेंद्र जी, क्या करते हैं आप काम? मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है। क्या लगता है चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन आगे है? चाचा भतीजे की लड़ाई और बीजेपी और कांग्रेस ये पहले से है, और अगर जब भी शिवसेना और बीजेपी के बीच में जब भी कभी कांग्रेस आई है तभी हमेशा प्रॉब्लम हुए हैं। अगर अभी अजित पवार यहाँ पे आए हैं, अगर अजित पवार के लोग वहाँ पे वापस ओरिजिनल कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ अच्छा भी हो सकता है और यहाँ पे बीजेपी और शिवसेना वाले भी रिलीफ हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज भी चल रहे हैं कि अजित पवार के वोट लोकसभा में ट्रांसफर नहीं हुए है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जब भी कांग्रेस यहाँ पे आया तभी प्रॉब्लम हुआ ही है, तो बेटर है अजित पवार के लोग अगर वहाँ जाएंगे ओरिजिनल जगह पे तो अच्छा रहेगा। आप क्या कहते हैं, क्या देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति? देखिए, महाराष्ट्र की सियासत ना किसी ने समझ पाई है, ना किसी को समझ में आएगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र का अभी जो सियासती जोर चालू है गए 2.5 साल से, 2.5 साल पूरी सरकार अच्छी चल रही थी और ये सरकार गिराने का जो पाप किया है, जिन लोगों ने किया है, उनको एक उत्तर ये लोकसभा चुनाव में उनको दिया गया है। और देखिए, जो बीजेपी का बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी ये महाराष्ट्र में शिवसेना मीन्स शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, इनके वजह से ये 10 क्रॉस कर चुके थे, 22 तक पहुंच चुके थे डबल डिजिट में। आज उनकी अवस्था सिंगल डिजिट पे है। तो ये एक उनको जो बोलते हैं ना मराठी में चपराक है, जो खुद के लिए एक उनको चिंतन करना चाहिए कि हमने किसका साथ दिया है, किसका साथ देके हम लोकसभा चुनाव लड़े हैं, क्या हमने पाप किया है। महाराष्ट्र की राजनीति गंदी करने का सोच जो इनके मन में था वो पूरा महाराष्ट्र के जनता ने उड़ा लगाया। अभी उद्धव जी क्या सीएम होंगे? कल शंकराचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है। देखिए, शंकराचार्य ही अपने गुरु है, सही बात है। उन्होंने अगर आशीर्वाद दिया है तो समस्त हिंदुओं ने उद्धव बालासाहब ठाकरे जी को ही चुना है और आगे भी उनको ही चुनेंगे, उनकी ही सरकार आएगी और सीएम पद पे उद्धव बालासाहब ठाकरे पुनः एकदा बैठेंगे। लेकिन कांग्रेस तो कह रहे कि हमारा सीएम होगा। देखिए, ये सियासती कैलकुलेशंस है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का गणित है। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आएगी तब सब क्लियर हो जाएगा। क्या कहेंगे? ये तो कह रहे कि सरकार आ रही है हमारी। देखो, अभी एक भाई ने मेरे कहा कि बीजेपी जो महिलाओं के लिए 1,500 रुपया दे रही है हर महीना प्रति महीना, वो एक लालच दे रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी ने खुलेआम पूरे देश में कहा था हम हर महीने 8,500 रुपया दे रहे थे, वो क्या भंडारा करने के लिए दे रहे थे? तो ये सब है ना, ये फेक नैरेटिव सेट करके और कई लोकसभाओं में एक विशेष वर्ग के लोगों ने कॉन्सेंट्रेट पूरा टोटली 99% वोटिंग एक साइड वन साइड किया। इसके वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी का हार हुआ है। और मेरे एक दूसरे कुछ सीखा क्या उससे? बहुत कुछ सीखा, और आने वाले समय में उसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार योजनाएं बना रही है। और मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महायुति की जो आने वाली विधानसभा में कम से कम 150 के ऊपर सीटें जाएगी और ये लोग का जो फेक नैरेटिव है वो लोगों के ध्यान में आ चुका है और भारतीय महायुति की सरकार। तो देखा आपने, ये थाने की जनता, कोई कह रहा है कि यहाँ पर महायुति की सरकार आएगी, कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी।
चलिए और कुछ जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस समय हम थाने शहर के कलेक्टर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और देखिए आज है ना महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्योहार का दिन है, यानी आज सबसे बड़ा त्योहार मतलब पंढरपुर की विठोबा भगवान की आज आषाढ़ी एकादशी का उपवास है और आज के दिन इसे त्योहार की तरह लोग मनाते हैं। तो भीड़ ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे कैसे हम लोगों को यहाँ पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जो है ना सुबजान अंसारी है। अंसारी साहब, आपने देखा ही होगा कि लोकसभा में चाचा शरद पवार का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अब भतीजा के साथ जो लोग हैं वो एक एक कर शरद पवार के साथ आने को तैयार है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कौन किस पे भारी रहेगा? वो तो देखिए असल में जो है ना, जो जाति पाति के जो है ना मामले में कोई भी अगर ये करता है, भेदभाव करता है, तो वो तो मुनासिब नहीं है। पर ये जो है ना बहुत ही बेहतर है कि जो है ना यही जो है ना अपना आएंगे, जो बहुत बेहतर अपने अंदाज से जो है ना चला रहे हैं, कर भी रहे हैं वो। तो हमको लगता है कि इनको जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो परफॉर्मेंस जो है ना मिलना चाहिए। और ये शरद पवार को जी और बहुत ये जो है ना अच्छी तरह से काम भी जो है करते हैं, जो आपस में समझ के भी करते हैं और सब लोगों को जो है ना साथ में लेकर के चलते हैं। एक तो होता है कि चलो जो है ना एक बात ऐसी कही जाती है कि चलो जो है ना बोल दिया लेकिन किया नहीं, और ये जो है ना करते भी बोलते हैं तो उस पर खड़े भी उतरते हैं, और सही यही होना भी चाहिए। मतलब शरद पवार जी, ताकि देश के विकास में जो है ना बेहतरीन जो है ना फायदा हो, नफा हो। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज शरद पवार की पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और शरद पवार से जब पूछा गया कि अजित पवार क्या पार्टी में वापस आएंगे तो उन्हें लेंगे क्या, तब शरद पवार ने कहा मुझे अपने लोगों से और पार्टी से पहले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम जो संघर्ष पार्टी ने किया है मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? क्या है, पवार साहब ने बहुत इस महाराष्ट्र में या देश में बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में वो एक तरफा रहे, लेकिन उनकी राजनीति बहुत अनुभवी है, तो इस कारण अभी लोकसभा में अच्छे नंबर से वो पास हो गए हैं और आने वाले विधानसभा में भी जो गए हैं वो फिर दोबारा जुड़ेंगे और आगे कारवां चलता रहेगा। आगे कारवां चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि शरद पवार की राजनीति 50 साल से महाराष्ट्र देखता आया है, देश देखता आया है, विधानसभा में उनकी इस राजनीति का फायदा होगा? ऐसा बोला जाता है कि शरद चंद्र जी पवार जिस पार्टी के पीछे खड़े रहते हैं उनको अपना साथ लेके चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो अभी माहौल चल रहा है ये देख के ऐसा नहीं लगता है कि शरद पवार जी किसी को लेके चलेंगे। वापस अपने जो छोड़ के गए हैं पार्टी के, उनको जमा करके वापस पार्टी अपना खड़ा करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शरद पवार की जो राजनीति है वो राजनीति कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन शरद पवार कुछ ऐसी चालें चलते हैं जिससे पार्टी को आगे लेके जाते हैं? इस बार क्या लगता है विधानसभा में, आप युवा हो, आपको क्या लगता है शरद पवार से कितनी उम्मीद है? शरद पवार ऑलवेज किंग मेकर है। जैसे कि हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद जो है पूरे देश में एक माहौल सा खड़ा हो गया है। जैसे दिल्ली का जो पूरा माहौल रहेगा, कांग्रेस, ये लोग जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये सब एक साथ आने के बाद जो पावर बन चुके हैं महाराष्ट्र में, इस स्टेट में, तो इस हिसाब से देख के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी आएगी ऐसा लग रहा है। शिंदे सरकार ने फिर भी काफ़ी सारी योजनाएं दी है, फिर भी योजना के साथ साथ लोगों की और भी समस्या है, वो उसकी तरफ कहीं तो दुर्लक्ष हो रहा है। इसके लिए लगता है कि फिर से शरद पवार उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में आ सकती है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में वोट ट्रांसफर नहीं हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के शिवसेना बीजेपी को, इसलिए बीजेपी के कुछ लोग भी नाराज है। क्या लगता है आपको? नहीं, ये बात सही है, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन हो गया, उस इलेक्शन में ज़्यादातर हमने देखा कि सब ये महाविकास आघाड़ी की तरफ इशारा है, लोगों का पसंद ही महाविकास आघाड़ी की तरफ है। इसका नतीजा ये अगले विधानसभा में ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ये महाविकास आघाड़ी को मिलेंगे। और एक युवा के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, खाली बीजेपी या एक पक्ष का नारा, मतलब जहाँ भी बेरोजगारी की बात आती है तो ये सरकार, ये जो है मोदी सरकार बोलते हम, तो बेरोजगारी के ऊपर कुछ बोलना रहेगा तो एक ही नारा लगाओ, जय श्री राम, उससे बेरोजगारी मिटेगी। ये मेरे तरफ बहुत ऐसे बेरोजगार लोग हैं कि अभी जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इनके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे, खाली राशन और भाषण, इस पे ही सब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो शरद पवार ने वो साल से, मतलब 50-60 साल से जो किया है, पुणे में IT वगैरह रहेगा या हॉस्पिटल में जॉब का रहेगा, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे लगता है
कि आगे जाकर भी शरद पवार या उद्धव ठाकरे ये सब आगे हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी की नैया किनारे लेकर आएंगे इस बार विधानसभा में? अरे पक्का पक्का, शरद पवार तो देश के नेता है भाई, और उनके पास देखने का तरीका महाराष्ट्र लोगों का अलग है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में शरद पवार ही ऐसा जादू करेंगे ना, देख लेना आप। तो ये थी थाने की जनता, और इस बार विधानसभा चुनाव में चाचा भारी होगा या भतीजा, इस पर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय यहाँ पर रखी है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 ठाणे।